सर, ये बहुत सालों बाद मैं इस तरह के डिस्कशन को देख रही हूँ। मुझे याद है जब निर्भया कांड हुआ था, उस व्यथा को मैं आज भी नहीं भूल सकती हूँ सर। More than the व्यथा, the insult that a woman faced at that time. Today I stand here as a mother, as a grandmother, with so much pain. आज हम लोग सब लोग, ना वो ना ये, किसी ने भी सिर्फ बच्चों को श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा। कोई फार्मर थे, कोई ये थे, कोई वो थे। सर, इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल थिंग दैट हैज हैपेंड। हमको इसमें पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए। वी मस्ट राइज अबव दिस। वी हैव लॉस्ट 3 यंग पीपल, और ऐसे बहुत से यंग लोग गए हैं। सब लोग यहाँ बैठ के मैं तब से देख रही हूँ। मैं कलाकार हूँ सर, मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, मैं एक्सप्रेशन समझती हूँ। सब लोग अपना अपना पिट्ठू फिट कर रहे हैं पॉलिटिकली। दिस इज नॉट डन। वी आर Rajya Sabha. We have been nominated here to represent people. We must talk with compassion and intelligence. अब CPWD है, MCD है, NDMC है। NDMC मैं सोचती हूँ शायद नेशनल न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अरे सर, इसका क्या मतलब होता है? जब मैं अपना ओथ लेने के पहले यहाँ आई, मेरे घर में घुटने तक पानी था। Everything in my house was ruined. Everything. The quality that is being used by these agencies to look after the homes of MPs are so poor. They are so poor, and the problem starts there, sir. और ये किसी सरकार की गलती नहीं है, ये हम सब की गलती है। ना हम लोग कंप्लेन करते हैं, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है। जो इंचार्ज होते हैं वो कौन होते हैं, उनकी क्या व्हाट इज देयर रिस्पॉन्स, ये सब हम सोचते नहीं थे। हम आज हर चीज में पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं सर। इससे बहुत दुख होता है। इट्स अ वेरी वेरी सैड। और मैं जानती हूँ त्रिवेदी जी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ सर, एक छोटी सी फैन हूँ। ये जब बोलते हैं तो मैं इनको बहुत ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि आई लव हिज लैंग्वेज। मगर आपने भाव से बोला, मुझे उसमें थोड़ी कमी लगी। आज आप पॉलिटिकली बोले, आप अपने दिल से नहीं बोले। आप इन लोगों को सुनाने के लिए बोले। आप नॉर्मली ऐसा नहीं बोलते हैं। मुझे बुरा लगा। मैं एक छोटी सी पंक्ति बच्चन जी के एक कविता से पढ़ना चाहूँगी, अगर आप बुरा ना माने तो। एम आई लव? थैंक यू सर। भार उठाते सब अपने अपने बल, संवेदना प्रथा है केवल। भार उठाते सब अपने बल, संवेदना प्रथा है केवल। अपने सुख दुख के बोझ को सबको अलग अलग ढोना है, साथ ही हमें अलग होना है। थैंक यू सर। धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूँ कि आपने बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। माननीय, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती से और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और अशफाक उल्लाह की शहीदी धरती से आया हूँ। मान्यवर, मैंने वित्त मंत्री द्वारा रखे हुए 70 पृष्ठों के बजट को देखा और कई बार देखा, दूरबीन लगा कर देखा, लेकिन अयोध्या का नाम नहीं है, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। मान्यवर, वो अयोध्या है प्रभु श्री राम की मर्यादा का अयोध्या है,
जिसने केवल अयोध्या में ही नहीं प्रभु श्री राम की मर्यादा सारे देश दुनिया में, और मान्यवर भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के नाम पर राजनीति की है, व्यापार किया है। लेकिन आज बहुत ही दुखित मन से मैं बोल रहा हूं, कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं इस सदन में कि अयोध्या के नाम को, अयोध्या के विकास को पूरी तरह से नकारा गया है। मानवर इसलिए कि मैं दलित जात का हूं और सामान्य सीट से हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया था, और 22 जनवरी से लेकर जब तक मानवर चुनाव हुआ था, देश के कोने कोने से लोग आए अवधेश प्रसाद को हराने के लिए, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए, अखिलेश यादव के उम्मीदवार को हराने के लिए। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा मानवर मेरे ऊपर, इसलिए उनको नकार दिया है। मानवर इसलिए नकारा है कि वहां के लोगों को, जो प्रभु श्री राम के प्रजा थी, श्री राम को बहुत प्यारी थी, उनको सताया गया है, उनके घरों को ढहाया गया है। मानवर चाहे वो रामपथ का मामला हो, चाहे एरोड्रम का मामला हो, चाहे अन्य निर्माण का मामला है, लोगों के 2-2 पीढ़ियों के मकान को बुलडोजर लगा करके ढहाया गया है। बच्चे चिल्लाते थे, महिलाएं रोती थी, बुजुर्ग रोते थे, और आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बुलडोजर चलने से, घर ढहाने से 3 लोगों के नगर के मौतें हुई हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकारा गया है। मानवर जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या को मंदिर निर्माण का आदेश दिया, तब बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी गई, जमीनों में घोटाला किया गया। एक जमीन ऐसी है मानवर कि 2 करोड़ की थी और 2 घंटे के बाद उसको 18 करोड़ में बेचा गया है। ये खरीदने वाले कोई दूसरे नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। किसानों को बर्बाद किया है, तबाह किया गया है, और इसीलिए जनता आज नाराज है, पूरी तरह से नाराज है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम मैं सदन का और मेरे निर्वाचन क्षेत्र बदायूं की जनता का धन्यवाद दूंगा कि संसद में आज मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, जहां बजट की चर्चा में मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया गया है, वहीं जब वित्त मंत्री जी बजट में अपना बजट पेश कर रही थी, उस समय पे बहुत बड़ी बड़ी बातें किसानों को लेकर कही गई, नौजवानों को लेकर कही गई, महिलाओं के लिए कही गई। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जहां हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 60% से ज़्यादा आबादी किसानी में आज है, वहीं जब सरकार किसानों की बात करती है तो हम सभी को और किसानों को भी याद आता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने किसानों की 2014 में आय दुगनी करने की बात कही थी, आज हम कहां खड़े हैं। हमने देखा इन 10 सालों में किस तरीके से किसान आंदोलन के जरिए अपनी जो भूतपूर्व मांगे थी, एमएसपी की मांगे, क्योंकि जब हम स्वामीनाथन कमेटी की बात करते हैं तो सामने से पक्ष के लोग हल्ला करते हैं कि हमने स्वामीनाथन कमेटी को लागू किया है। लेकिन सच्चाई अध्यक्ष महोदय ये है कि स्वामीनाथन कमेटी की जो मूल सोल था, जो थी एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, आज भी ये सरकार उसको लागू नहीं कर पाई है। और सरकार इस बात को याद रखे कि जब सर्दी, गर्मी, बारिश और धूप हमारे इस देश का किसान झेल रहा था, सरहद पे बैठा हुआ अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उस समय पर यह सरकार ने अपना मुंह फेर कर उस किसान का अपमान किया है। हमें याद रखना होगा कि 700 से ज्यादा किसानों ने जब अपनी जान का बलिदान दिया, उस समय पे ये मौजूदा सरकार ने उनके बलिदान को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। याद रखना होगा कि आज भी इस प्रदेश, इस देश के किसी ना किसी कोने में
कोई 800 वो परिवार हैं जिन्होंने अपने मुखिया को खोया है। उन बच्चों के बारे में सोचिए जिस किसान के बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए वो मजदूरी करता था, खेत में अपनी मेहनत मजदूरी करता था। आज उस परिवार का भविष्य क्या है? मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय पूछना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बदायूं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां पे आज के समय पे सिंचाई को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। जहां बदायूं के पास 2 नदियां बहती हैं, लेकिन उसके बाद भी उन नदियों से सिंचाई के लिए कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले समय में उन किसानों के लिए सिंचाई के लिए क्या हम लोगों ने प्रावधान किए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि इस समय मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर सारे किसान ट्यूबवेल के ऊपर निर्भर हैं और इस समय पे बिजली की यह स्थिति है कि गांव के अंदर 10-10, 15-15 दिन तक हम बिजली नहीं आपूर्ति दे पा रहे हैं। सरकार की तरफ से जिस समय पे एक सर्वे किया गया था, उन्हीं के अधिकारियों ने बताया कि जहां पर 56 सब स्टेशन हैं हमारे यहाँ बिजली के, वहीं कम से कम 33 सब स्टेशन और होने चाहिए। लेकिन उनकी रिपोर्ट पे जब सरकार ने निर्णय लिया तो उसको 33 सब स्टेशन को घटाकर मात्र 8 सब स्टेशन किए जाने की बात आ रही है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय अनुरोध करना चाहता हूं कि किसान इस समय पीड़ित है, त्राहिमाम मचा हुआ है क्षेत्र के अंदर, इसीलिए बिजली की समस्या को शीघ्र ही देखा जाए और इन समस्याओं को समझा जाए। साथ ही साथ मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, कई प्रदेशों के अंदर किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या अगर कोई बनती जा रही तो आवारा पशुओं की बनती जा रही है। जहां किसान और उसके परिवार को दिन दिन भर इस चरकती धूप में खेती करनी होती है अपनी फसल के लिए, अपनी फसल की उपजाऊ दाम के लिए खेतों में मेहनत करता है, वहीं वो रात रात भर जाग कर अपनी फसल की रखवाली उन आवारा पशुओं से करता है। वही आवारा पशु जब रात में खेत चर जाते हैं तो किसान का नुकसान होता है, और वही आवारा पशु जब सड़क पे जाता है तो किसी ना किसी नौजवान की या महिला की जान लेने का काम करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा सरकार से कि जहां आप किसानों की बात करती हैं, मैडम मेरी फर्स्ट टाइम स्पीच है, बस 2 मिनट और दे दें। 2 मिनट मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जहां किसानों की बात की जाती है वहीं किसान सम्मान निधि को देखकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंकड़े कहते हैं कि रूरल सेक्टर के अंदर जहां पे खरीद की क्षमता घटती जा रही है, निश्चित तौर पे हमें समझना होगा कि किसान सम्मान निधि किसी काम की नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यूथ को, नौजवानों को नेतृत्व करता हूं, वहीं जहां देश में 35% नौजवान है जिसकी मूलभूत सुविधाएं एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, आज सरकार कहीं भी जॉब देने में असमर्थ होती चली जा रही है। 80% से ज्यादा हमारे देश का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले समय में उन नौजवानों के रोजगार के लिए कुछ ना कुछ ये सरकार करने का काम करे। साथ ही में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझ जैसे नौजवान, कई सारे नौजवान हैं जो यूनिवर्सिटियों से छात्र राजनीति से आगे बढ़ के इन सदनों का नेतृत्व करते हैं, वहीं आज उत्तर प्रदेश के अंदर छात्र राजनीति को खत्म करके कहीं ना कहीं नौजवानों को आगे आने से रोका जा रहा है। आखिरी मैडम, लास्ट मैडम, छात्रों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं के अंदर जहां हॉस्टल की फीस बहुत कम रखी जाती थी सिर्फ इसलिए ताकि किसानों को कहीं ना कहीं किसानों के बच्चे पढ़ लिख सके, वहीं 400% अगर ये फीस को बढ़ाया जाता है तो निश्चित ही तौर पे किसानों के लिए ये एक बनने की बात होगी। आप सभी के लिए मैं आपसे आपका धन्यवाद देता हूं और अनुरोध यही करता हूं कि इन सभी बिंदुओं को देखते हुए आप सारी बातों को रखने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुरू करो, बैठ जाओ भाई, आप शुरू करो। धन्यवाद सभापति जी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए आम बजट पर हो रही चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मेरी पार्टी, मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। महोदय, मुझसे पहले मेरी पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा अपने संबोधन में बजट के संबंध में उठाई गई आपत्तियों से मैं खुद को संबद्ध करता हूं। ये बजट वस्तुतः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए संविधान का अपमान है, क्योंकि इसमें संविधान सम्मत संघीय गणराज्य के ढांचे को पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार को बचाए रखने का समर्थन मूल्य चुकाया गया है। महोदय, हम सभी जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर
ए से जेड तक होते हैं, इसके एक एक अक्षर मिलकर के ही वर्णमाला पूरा करते हैं। इसमें प्रत्येक अक्षर का समान महत्व है, लेकिन दुर्भाग्य है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने सिर्फ ए टू बी का ध्यान रखा है, ए टू बी पर ही रुक गई। यहां ए यानी आंध्र प्रदेश, बी यानी बिहार। मैं जिस राज्य उत्तर प्रदेश से आता हूं, उसका यू वर्णमाला में उसकी जगह ही की तरह ही उसको केंद्र सरकार और वित्त मंत्री जी ने प्राथमिकता में कहीं पीछे छोड़ दिया। मैं उत्तर प्रदेश की जो डबल इंजन की सरकार की बड़ी बड़ी बातें बीजेपी के उत्तर प्रदेश के लोग करते थे, मैं पूछना चाहता हूं कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य को क्या वित्तीय विशेष पैकेज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, मैं कैसे बोल दूं कि धूप फागुन की नशीली है? महोदय, जब बजट प्रस्तुत हो रहा था, तब मुल्क के गांव, गरीब किसान, बेकारी से जूझ रहे मजदूर, महिलाएं और नौजवान, अगड़े पिछड़े, दलित, मुसलमान, शोषित, पीड़ित, वंचित टकटकी लगा करके बड़ी उम्मीद के साथ टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, लेकिन उन्हें नाउम्मीदी, मायूसी मिली। आजादी के 77 सालों के बाद इतने बजट लाने के बाद भी आखिर हम कौन सा भारत बनाना चाहते हैं, जहां आज भी आम आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ता है। जब उद्योगपतियों का आप लगभग 20 लाख करोड़ कर्जा माफ कर सकते हैं, तो फिर देश के किसानों का और बेरोजगार नौजवानों का शिक्षा ऋण क्यों नहीं माफ होना चाहिए? मनरेगा का बजट न बढ़ाना जहां निराश करता है, वहीं सरकार से अपेक्षा है कि मजदूरों के हित में मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ा करके 2 गुने करने का काम किया जाए। पीएम आवास योजना सूची और लाल फीताशाही में उलझ करके कहीं ना कहीं सूची रह जाती है। महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, तमाम जरूरतमंदों को पीएम आवास नहीं मिल पाता है। मेरी मांग है, सांसदों की सिफारिश पर पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया जाए। सरकार ने बजट में बताया कि उसका वित्तीय राजकोषीय घाटा जीडीपी के मुकाबले 4.9% है, पर यह नहीं बताया कि जो कर्ज हमारे देश के ऊपर 2014 के समय 55 लाख करोड़ था, आज वह बढ़ करके 210 लाख करोड़ हो गया है। नौनिहाल बच्चे इस बजट में आज भी समावेशी और विकसित होने की परिभाषा में सम्मिलित होने की प्रतीक्षा में हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों का भी बजट कम कर दिया गया है। अंत में मान्यवर, मैं आखिरी बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। हमारे जिले से हमारी लोकसभा क्षेत्र धौरारा से लेकर के और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो आवारा जानवर हैं, उन्होंने तबाही मचा रखी है। किसान दिन रात अपने खेत पर रहने को मजबूर हो रहा है। आवारा पशु लोगों की जान ले रहे हैं। उनको मुआवजा देने की मैं मांग करता हूं, कम से कम 10 लाख रुपए। और माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपके भी क्षेत्र में घोषणा करके आए थे कि आवारा पशुओं की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का वो वादा याद दिलाते हुए इस विकट समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए अस्थायी योजना बनाने के लिए एक विशेष पैकेज की मांग करता हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। नेताजी रहे, जय भीम। अखिलेश यादव जिंदाबाद। धन्यवाद। श्री राजाराम सिंह जी। दिल्ली से लेकर के आप भागलपुर तक एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं, तो जब उन्हें मांगने नहीं है, 25 किलोमीटर नहीं मांग रहे हैं, तो क्या है उनका? वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, इसी तरह की विवादों में उलझे रहे। ये छुआछूत के खिलाफ थे, आपको नहीं पता है। अभी जानकारी मिली है मुझे कि ये लोग छुआछूत के खिलाफ थे और इन्होंने जानबूझ कर कांवड़ यात्रा रोकी। वो हिंदू मुसलमान नहीं था, उससे ज्यादा था छुआछूत का मामला। ये छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे कि नहीं लाएंगे? छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो योजना चल रही है, उस योजना में माननीय मंत्री जी सबसे पहले नल की व्यवस्था होती थी। नल से क्योंकि लोगों को पानी मिल जाता था और लोगों को उस व्यवस्था में काफ़ी आसानी हो जाती थी। तो पहले तो नल की व्यवस्था पूरी तरीके से बंद कर दी गई और उस नई व्यवस्था को चालू नहीं किया गया। तो ना तो नल से पानी मिला लोगों को और ना ही जो नमामि गंगे का प्रस्ताव जो चल रहा है या जो काम चल रहा है उससे जल मिल पाया लोगों को।
तो सबसे बड़ी परेशानी तो लोगों को ये सामना करना पड़ा। तो मैं इंडिया हैंडपंप बंद होने के बाद जो शुद्ध पेयजल से वंचित प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी दूषित पानी पीने पर मजबूर है। इसी क्रम में माननीय विधायक जी ने जो अभी कहा, ये बहुत गंभीर विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहूँगा कि जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, वाकई क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, ये बड़ा गंभीर विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी, कि जो ठेकेदार काम करने वाला है वो काम तो कर देता है, लेकिन क्योंकि बड़ी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, सरकार ने भी बनाई है, हम विधायक लोग भी बनवाते हैं, तो ठेकेदार उनको तोड़कर चले जाते हैं और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो उन सड़कों को ठीक नहीं करते। और हमने काफ़ी बार लिखकर भी दिया, कोशिश भी की, डीएम साहब से भी कहा। तो मैं मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि हर घर जल योजना कब शुरू की गई थी, अब तक इसमें कितने प्रतिशत काम हो चुका है, इस योजना के अंतर्गत बिछाई जा रही पाइपलाइन का साइज भारत सरकार के CPHPO मैनुअल के अनुसार कितना है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि इस योजना में प्रति व्यक्ति कितने पानी आयतन को आधार मानकर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। अभी रविदास जी ने जो लखनऊ के प्रकरण में उठाया है, ये उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अंदर इसी तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं। सब लोग जानते हैं कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेन रेवेन्यू जनरेट करने वाला जनपद है और पीतल नगरी के नाम से वो मशहूर है। वहां पर इतने अधिक ज्यादा मजदूर वहां पर लोग रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वहां पर कई बस्ती है, वारसी नगर है, नवाबपुरा है, लालबाग है, चक्कर की मिलक है, जमा मस्जिद है, इनकी आबादी लगभग मैं समझता हूं 2 से 3 लाख है। उन सारे लोगों को नोटिस दिए गए कि आप लोगों ने जो मकान बना रखे हैं वो इल्लीगल हैं, वो गलत हैं। जबकि वहां पर रहने वाले लोग 50-50, 60-60 साल से वहां पर रह रहे थे। उनसे कहा गया कि आपने इसका नक्शा पास नहीं कराया गया है। जहां तक सवाल है, कोई भी आदमी अगर अपनी प्रॉपर्टी को वहां पर साबित करता है कि ये जमीन मेरी है, ये घर मेरा है, ये मकान है, तो सब लोग जानते हैं कि उसके पास सबसे पहला सबूत होता है रजिस्ट्री। बहुत सारे लोगों के पास वहां पर रजिस्ट्रियां हैं। दूसरे नंबर पर लोगों के पास वहां पर हाउस टैक्स की रसीदें हैं जो नगर निगम द्वारा काटी गई हैं। लोगों के पास वहां बिजली के कनेक्शन है और विद्युत विभाग द्वारा वहां पर पूरी विद्युत की व्यवस्था उन जगह पर की गई है। कॉमर्शियल बिजली के कनेक्शन है। वहां बहुत सारे लोगों के पास जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो वहां पर बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं, कई अच्छे मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद वहां पर बनी हुई है। लेकिन विभाग द्वारा वहां पर उन्हें नोटिस दे दिया गया, कहा कि इतने दिन के अंदर आप हटाइए, नहीं तो इनको आपको डेमोलिश कर दिया जाएगा। मेरा इतना कहना है कि वो सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो वहां पर काफी समय से रहते हैं। नगर निगम द्वारा सड़कें बनाई गई, डूडा द्वारा मलिन बस्ती की योजना वहां पर घोषित की गई। और दूसरा एक चीज और है, वहां पर एक चर्च लैंड है, जो चर्च लैंड है जो ईसाई समाज को सैकड़ों साल पहले वहां पर दी गई, उसको नगर निगम द्वारा चिन्हित कर दिया गया कि आप इसको खाली कर दीजिए। मेरा माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी यहां पर मौजूद हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, एक तरफ तो सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम गरीबों को आवाज देंगे, हम हर गरीब आदमी को आवाज देंगे, और एक तरफ सरकार द्वारा उन बस्तियों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा इस लोक महत्व के विषय पर आपसे अनुरोध है कि इसको कार्रवाई रोककर इसके ऊपर कम से कम 2 घंटे की चर्चाएं की जाए और उन गरीब लोगों को बसाने के लिए काम किया जाए और उनको उन बस्तियों को ना उजाड़ा जाए। ये मेरा आपसे और सरकार से अनुरोध। जी धन्यवाद। सदर मोहतरम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं अपनी संभल लोकसभा क्षेत्र की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बख्श साहब की सीट पर मुझे एक ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजा है। माननीय सदर मोहतरम, मेरी सबसे बड़ी संभल लोकसभा की जो परेशानी है और जो काफ़ी सालों से चली आ रही है, वहाँ पर संभल रेलवे
गजरौला को जो रेलवे लाइन जुड़नी है वो अभी तक नहीं जुड़ पाई है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग अपने कारोबार को नहीं कर पा रहे और जो हमारा संभल पढ़ाई के एजुकेशन के हिसाब से भी पिछड़ा हुआ है, जो अपनी पढ़ाई को आगे जारी करना चाहते हैं लेकिन दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ, बॉम्बे रेलवे लाइन नहीं होने की वजह से उनको परेशानी होती है। मेरे दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बख्श साहब ने भी कई बार इस समस्या को उठाया, लेकिन अफसोस है इस पर सिर्फ सर्वे तो कराया गया लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं की गई। और सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की होती है कि पिछली सरकार में जो एक जवाब आया था उसमें यह आया कि इस रेलवे संभल से गजरौला को जोड़ने के लिए खर्चा ज़्यादा होगा और इसमें आमदनी कम होगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार प्राइवेट कंपनी है या जनहित के लिए काम करना चाहती है। ये जनहित का मसला है, खर्चे को नहीं देखा जाए और कि कितने लिए देखा जाए कितने लोगों का कारोबार, पढ़ाई लिखाई से लोग जुड़ेंगे। मेरी आपके माध्यम से दरख्वास्त है कि इसको जल्द से जल्द रेलवे लाइन को संभल से गजरौला को जोड़ने का काम करें, जो कि बेपनाह ज़रूरी है। और हमारे संभल के अंदर एक रेल बस चलती थी, उसको भी बंद कर दिया गया। नजीबाबाद के लिए माननीय अध्यक्ष जी, बस आधा मिनट माननीय अध्यक्ष जी, रेल बस चलती थी उसको बंद कर दिया गया। नजीबाबाद के लिए ट्रेन चलती थी उसको बंद कर दिया गया। और उसके साथ साथ एक संभल के लिए सिर्फ प्रोदास से जो ट्रेन चलती है वो सुबह को 6 बजे आती है और उसका पता नहीं, कोई टाइम नहीं है कब जाती है। मैं संभल के अंदर जो एंड हो जाता है रेलवे लाइन का, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं आपके माध्यम से कि सरकार उसको जनहित में देखते हुए जल्द से जल्द बनवाने का कष्ट करे। आलोक शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं जब सुनता हूं सत्तापक्ष लोगों को तो मुझे वो लाइनें याद आ जाती कि वो झूठ बोल रहा था, बड़े सलीके से मैं एतवार न करता तो और क्या करता। मुझे याद है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जनकपुर में एक झंडा दिखाया था और उस बस में 35 लोग बैठ करके अयोध्या आए थे। सभापति महोदय, उस समय भी मैंने मांग की थी कि जहां से जनकपुर से यात्रा शुरू हो रही है और अयोध्या तक बस से लोग आएंगे तो पता नहीं कितने घंटों में आएंगे। मैंने मांग की थी कि वहां से लेकर के अयोध्या तक एक्सप्रेस वे बनना चाहिए कि कम से कम जो जनकपुर से आए और अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं और बस से आ रहे हैं, कम से कम उनकी तकलीफ परेशानी तो कम होती। जो प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ओवररन हो रही है, उसका जिम्मेदार सभापति महोदय कौन है? डबल इंजन की सरकार है। लखनऊ में भी सरकार आपकी है, दिल्ली में भी सरकार आपकी है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? और आज ही जब सदन में सभापति महोदय हम लोग आए हैं तो एक और रेल एक्सीडेंट की खबर सुनी है। जब से ये सरकार आई है, रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। मैं तो अखबारों में पढ़ता था सभापति महोदय कि तोड़ फोड़ करके ये सरकार बनाते हैं। अभी एक सदस्य पिछली बार वो तोड़ फोड़ कर करके शायरी भी बनाने लगे हैं। जो प्रोजेक्ट और जिस प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स का सबसे बड़ा हवाई जहाज हरकुलिस विमान लेकर के आए थे और वो सड़क पर उतरे थे, वो एक्सप्रेस वे पर उतरे थे। मैं समझता हूं सभापति महोदया, यहां जितने माननीय सदस्य हैं सबने देखा होगा और सबने निर्देश के अनुसार उस पर ट्वीट भी किया होगा। जो आप कहते हैं कि एफडीआई बहुत आया है, मैं अभी सुन रहा था, कहा कि टेलीफोन बनने लगे। टेलीफोन बन नहीं रहे हैं, मोबाइल बन नहीं रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के समय पर नोएडा में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी
इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी थी उसके तहत आई थी। वो इंडस्ट्री जितनी आई है उस समय उस पॉलिसी के तहत आई और बन नहीं रहा है, मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है। लेकिन जमीन किसने दी है? जमीन किसने दी थी उन लोगों को? बिना जमीन पर हवा में बना दो तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा। उस पॉलिसी के तहत वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। आप कह रहे हैं कि एफडीआई लाए हैं हम लोग। एफडीआई, अगर पूरे देश का हम एफडीआई देखें तो उत्तर प्रदेश को कितना एफडीआई मिला है? सभापति महोदय, अगर 1% से ज्यादा भी एफडीआई उत्तर प्रदेश को मिला हो तो बताइएगा आप। महोदय, आपका समय सभापति महोदय, मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूं, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा, दर्द मैं बताता हूँ, दर्द मैं बताता हूँ। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय, दर्द मैं बताता हूँ, दर्द में बताता हूं। बजट पर चर्चा करिए प्लीज, बजट पर सभापति जी, दर्द में बताता हूं। देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अगर सभापति महोदय, अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते। आप बजट पर पूरी अपनी बात रखिए। सभापति महोदय, अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते। आप अपनी जब भी हम सत्ता में आएंगे, साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप। माननीय सदस्य, और देखिए, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई, आप कहां बैठे मिलोगे? और दूसरे हमारे साथी हैं जो हमें लेकर के यहाँ लाए थे। माननीय सदस्य, हम यहाँ छूट गए। सभापति महोदय, कोई कल्पना कर सकता है कि नया एक्सप्रेस वे बना हो जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, वो आज रिपेयर मांग रहा हो? और वो एक्सप्रेस वे 6 लेन नहीं है, वो 4 लेन है। मैं इसमें भी सुझाव देना चाहता हूं, ये जो बुंदेलखंड वाला एक्सप्रेस वे है, ये अभी 15,000 करोड़ से ज्यादा का बना है स्टेट गवर्नमेंट का। इसको मुनाफा नहीं हो रहा, टोल कलेक्शन नहीं है बहुत ज्यादा। इसको सतना से जोड़ दिया जाए और बुंदेलखंड जहां से शुरू हो रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट इटावा से, कम से कम उसको हरिद्वार तक ले जाना चाहिए। अगर हरिद्वार से लेकर के सतना लोग चले जाएंगे तो शायद बुंदेलखंड के लोगों को भी लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात है सभापति महोदय, दिल्ली और लखनऊ मिलकर के उन एक्सप्रेस वे की सेफ्टी से और उसकी डिजाइन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो इंडियन रोड कांग्रेस कहती है, जो डॉक्यूमेंट कहता है, वो ये कहता है कि मीडियन सड़क का 12 मीटर से लेकर के 14 मीटर होना चाहिए। आप जाकर के देख के आइए, जो पूर्वांचल वाला बना है उसका मीडियन कितना है? क्या भविष्य में आपने चलने वालों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की है कि नहीं की है? ये आपको विचार करना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों का कौन टाउन प्लानर है, कौन आर्किटेक्ट है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये जब सरकार से चले जाएंगे तो विश्व की सबसे बढ़िया नगरी अगर कोई बन करके दिखाएंगे तो वो अयोध्या नगरी होगी। माननीय सदस्य, सर्वोपरि है। हाल में जो चुनाव हुए हैं, ये अलग बात है कि जो लोग कहते थे 400 पार, उन लोगों को जनता ने बहुमत नहीं दिया। और जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश में, जहां वो दावा करते थे कि 80 में 80 सीटें जीत जाएंगे,
लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी को हराया है, बल्कि अपना फैसला समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में देकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार को भी रोकने का काम किया। जहां उनके सांसद हारे हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री जी भी वोटों से हारे हैं। वो जीते जरूर हैं, लेकिन वोटों से वो भी हारे हैं। कहां 5 लाख के लगभग वोट से जीतने वाले थे, या वो लोग दावा कर रहे थे कि 10 लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन प्रशासन अगर गिनती इधर उधर वाली जोड़ करके ना करता तो शायद वो भी 1.5 लाख से नीचे की जीत होती, उनकी उतनी भी जीत नहीं होती। कम से कम ये संदेश तो बीजेपी को समझना चाहिए कि जनता उनके खिलाफ है, और हमें खुशी इस बात की है, आप पार्टी के कार्यकर्ता नेता, अगर उनके नेता जेल भी चले गए हों, लेकिन आप पार्टी के नेताओं के और कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे नहीं हुआ है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। वो यहां हमारे साथ नहीं, अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पत्नी मंच पर हैं, लेकिन एक एक कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ा हुआ आज भी उनके साथ खड़ा होकर के उनके रिहाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है। सर्वोपरि है, हाल में जो चुनाव हुए हैं, ये अलग बात है कि जो लोग कहते थे 400 पार, उन लोगों को जनता ने बहुमत नहीं दिया। और जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश में, जहां वो दावा करते थे कि 80 में 80 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी को हराया है, बल्कि अपना फैसला समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में देकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार को भी रोकने का काम किया। जहां उनके सांसद हारे हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री जी भी वोटों से हारे हैं। वो जीते जरूर हैं, लेकिन वोटों से वो भी हारे हैं। कहां 5 लाख के लगभग वोट से जीतने वाले थे, या वो लोग दावा कर रहे थे कि 10 लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन प्रशासन अगर गिनती इधर उधर वाली जोड़ करके ना करता तो शायद वो भी 1.5 लाख से नीचे की जीत होती, उनकी उतनी भी जीत नहीं होती। कम से कम ये संदेश तो बीजेपी को समझना चाहिए कि जनता उनके खिलाफ है, और हमें खुशी इस बात की है, आप पार्टी के कार्यकर्ता नेता, अगर उनके नेता जेल भी चले गए हों, लेकिन आप पार्टी के नेताओं के और कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे नहीं हुआ है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। वो यहां हमारे साथ नहीं, अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पत्नी मंच पर हैं, लेकिन एक एक कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ा हुआ आज भी उनके साथ खड़ा होकर के उनके रिहाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे तुम? विधेयक के पास होने से फर्जी मुकदमे भी बोर्ड लिखे जाएंगे। मुझे याद है जब गैंगस्टर एक्ट बन रहा था तो मैं उसी कुर्सी पर विपक्ष में था, और मैंने उस समय भी कहा था कि एक संशोधन दिया था। आज भी मैं कह रहा हूं, एकदम मैंने खंडसा संशोधन नहीं दिया है, मौखिक रूप से कह रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप इसके सेक्शन 7 में एक गाज जोड़ दें इस स्तर का कि यदि मुकदमा चलाने के बाद और कोर्ट से वो आदमी मुकदमा छूट जाता है, वो उसे बरी कर दिया जाता है, तो जो चालान करता है उसके ऊपर मुकदमा चले,
और कम से कम 1 साल की सजा हो। अगर ये आप प्रावधान कर दें तो फर्जी नहीं होगा।